हेलो दोस्तों, वेलकम टू परीक्षा प्रो। जैसा कि पिछले स्ट्रेटजी के वीडियो में जो 2 दिन पहले यूट्यूब पे अपलोड हुआ था, आप लोगों को बताया गया था कि सैटरडे से मतलब आज से एसओपीएस के एलडीसी 2025 का बैच स्टार्ट किया जाएगा। आप लोगों से बोला गया था कि लाइव क्लास ली जाएगी रात को 9 बजे, जिसमें रात को 9 बजे लाइव क्लास होनी थी, लेकिन यूट्यूब के साइड से कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, जिससे जैसे ही लाइव क्लास लेने की कोशिश की जा रही है, यूट्यूब क्रैश कर रहा है। हमारी टेक्निकल टीम ने यूट्यूब के साथ संपर्क बनाया हुआ है, ईमेल वगैरह भी किए हैं, काफ़ी चैटिंग वगैरह भी हुई है। तो यूट्यूब ने बोला है हमें टाइम चाहिए 1-2 दिन 3 दिन का, थोड़ा इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो पूरा वीडियो वगैरह बना करके यूट्यूब को शेयर किया गया है। 2-3 दिन लगेंगे इस इशू को रिजॉल्व होने में। तो चूंकि आज से क्लासेस शुरू होने वाली थी, इसीलिए 2-3 दिन तक जब तक कि ये मैटर रिजॉल्व नहीं हो जाता है, तब तक हम क्या करेंगे कि डेली रात को 9 बजे एक रिकॉर्डेड वीडियो जो है कि सीसीएस लीव रूल से जिससे हम की शुरुआत करेंगे, इसका वीडियो अपलोड होगा। जैसे ही यूट्यूब की तरफ से जो है कि सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम, तुरंत जो है कि लाइव क्लास शुरू कर दी जाएगी और 2-4-6 क्लासेज होने के बाद क्लासेज जो है कि ऐप पे शिफ्ट हो जाएंगी। तो इसी टेक्निकल इशू की वजह से लाइव क्लास नहीं हो पा रही है। जल्द ही जैसे ही इशू सॉल्व हो जाएगा, लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी। दूसरी बात जो आप लोगों को बतानी थी कि आप लोगों का जो है कि रजिस्ट्रेशन वो मंडे से शुरू होगा। मंडे मतलब 14 अप्रैल से आप लोगों का रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। ऐप लाइव हो गया है, कुछ थोड़े बहुत और काम है उस पे जो चल रहे हैं। 14 अप्रैल से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपने कोर्स को मतलब ज्वाइन भी कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए जैसा कि आपको पता ही है कि एक नंबर है 8199900765, इस पे व्हाट्सएप करके आप ज्वाइनिंग की पूरी प्रक्रिया इनसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ये चीज है। एक बात और, बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं जिस पे मैं आप लोगों की राय भी लेना चाह रहा हूँ। बहुत लोग कह रहे हैं कि सर लाइव क्लास की जगह, वो लोग कह रहे हैं कि सर ऐसा कीजिए कि रिकॉर्डेड क्लास प्लस लाइव डाउट सेशन। लोगों का सजेशन, बहुत लोगों ने व्हाट्सएप किया कि सर लाइव क्लास की जगह अच्छा होगा कि अगर आप रिकॉर्डेड क्लास और उसके साथ ही जो है कि डेली बेसिस पे या अल्टरनेट डे पे एक लाइव डाउट सेशन रख सकते हैं, ताकि रिकॉर्डेड क्लास देखने के बाद जिसका जो डाउट हो इस डाउट सेशन में क्लियर किया जाए। ऐसा उनको ये कहना है कि सर रिकॉर्डेड क्लास का पहली बात हम कभी भी देख सकते हैं, तो हम अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से देख लेंगे। दूसरा क्या होता है, रिकॉर्डेड क्लास में स्पीड मैनेजमेंट का पूरा ऑप्शन होता है। कोई स्पीड बढ़ा करके देखना चाह रहा है तो वो भी देख सकता है। तो इस तरीके की हमारे पास बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं, तो इस पे आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि लाइव क्लास में आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आ रहा है, या रिकॉर्डेड क्लास प्लस लाइव डाउट सेशन के बारे में सोचा जा सकता है। अभी हमने कोई निर्णय नहीं लिया है, जिसमें आपको चीजें सबसे अच्छे से समझ में आएंगी वही किया जाएगा। ठीक है, तो इस पे भी अपना जरूर राय जो है कि कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि दोनों में से बेहतर कौन है, और जो बेहतर होगा वही किया जाएगा। एक चीज और है, आप वीडियो देखिएगा तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो उसको लाइक भी जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। एक चीज और, आपकी जो भी क्वेरी होगी तुरंत कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर डालिएगा और तुरंत क्वेरी की रिप्लाई आपको कमेंट सेक्शन में दी जाएगी। अगर किसी की क्वेरी इस तरीके से है कि उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है, तो अगले क्लास में उनकी क्वेरी को भी एक्सप्लेन किया जाएगा उनका नाम लेते हुए। ठीक है, तो जब तक हम लाइव क्लास नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ाई ना रुके ये ज्यादा जरूरी है, क्योंकि टाइमली कोर्स शुरू नहीं होगा तो टाइम पे कोर्स खत्म भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए जो है कि हमने आज से क्लासेस शुरू कर दी है। हम जो शुरू करेंगे वो सीसीएस लीव रूल से शुरू करेंगे। ठीक है, आसान टॉपिक है और छोटा टॉपिक है, तो हम इसी से शुरू करते हैं, धीरे धीरे हम कठिन टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। जो सीसीएस लीव रूल पढ़ने की जो स्ट्रेटजी है वो समझना जरूरी है। हम कोई भी रूल शुरू करेंगे तो शुरू करने से पहले सबसे पहले स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे कि इसको कैसे पढ़ना चाहिए। जो लीव रूल है उसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं, ये बहुत ही फैक्चुअल है, मतलब जितने रूल हैं उसमें सबसे ज्यादा फैक्ट्स आपको लीव रूल में मिलेंगे। लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट भी है,
अबाउट 60% चीजें कॉन्सेप्चुअल है और अबाउट 40% चीजें फैक्चुअल है। आपको क्या करना है कि आपको बस चीजों को आराम से चीजों को देखना है, वीडियो में जो-जो बातें बताई गई हैं उनको सुनना है और समझना है। मंडे को जब ऐप पे आपका रजिस्ट्रेशन शुरू होगा तो वहां पे क्या है कि लीव रूल का पूरा रिवीजन नोट बनाया गया है, जो हैंड रिटेन नोट है वो पूरा अपलोड किया जाएगा उस पे। और उसमें सारा कॉन्सेप्ट, सारा डेटा बहुत अच्छे से एकदम माइंड मैप्स की तरह अरेंज कर करके चीजों को अपलोड की जाएगी। आपको बस क्या करना है, इसी रिवीजन नोट को जो है कि 2 बार, 3 बार, 4 बार पढ़ लेंगे, सारे के सारे डेटा और कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है? तो यही चीज, इसी स्ट्रेटजी के तहत हम लीव रूल की शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सीसीएस लीव रूल के बारे में। जो सीसीएस लीव रूल है, लीव रूल्स, ये 1972 में बना था। इसमें जो सीसीएस का फुल फॉर्म होता है वो होता है सेंट्रल सिविल सर्विस। एक तरीके से ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो सिविलियन को सर्विस देते हैं, सिविल पोस्ट पे काम करते हैं, ये उनके ऊपर जो है कि सीसीएस लीव रूल लागू होता है। और ये किस डेट से अप्लाई हुआ था वो भी थोड़ा जरूरी है, कई बार पूछ लेता है। तो 1 जून 1972 से सीसीएस लीव रूल अप्लाई हुआ था। ठीक है, ये चीजें। अगली बात जो सबसे जरूरी होती है हर रूल में जानने की, कि ये जो रूल बनाए गए हैं वो किस पे अप्लाई होते हैं और किस पे नहीं होते हैं, ये हम हर जगह पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि लीव रूल किस पे अप्लाई होता है। देखिए, कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट, जो यूनियन गवर्नमेंट या इसी को हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, जो यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी सिविल सर्विस या सिविल पोस्ट पर अपॉइंट होते हैं, ठीक है, तो ऐसे सारे गवर्नमेंट सर्वेंट पे सीसीएस लीव रूल, जिसको शॉर्ट में हम लीव रूल बोलेंगे, लीव रूल उनके ऊपर अप्लाई होता है। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी सिविलियन एम्प्लॉय होते हैं उन सब पे लीव रूल लागू होता है। ठीक है, इसमें एक और जो है कि जो डिफेंस में जो सिविलियन एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है, डिफेंस सर्विस में दो तरह के एम्प्लॉय होते हैं, एक सिविलियन एम्प्लॉय होते हैं, एक जो है कि मिलिट्री एम्प्लॉय होते हैं। तो जो लीव रूल है वो सिविलियन, डिफेंस के सिविलियन पे अप्लाई नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि बाकी जो रूल हम जब पढ़ेंगे तो वो आप देखेंगे कि वो सारे रूल डिफेंस के जो सिविलियन एम्प्लॉय है उनके ऊपर लागू होता है, लेकिन लीव रूल जो है डिफेंस के सिविलियन एम्प्लॉय पे लागू नहीं होता है। तो ये कंफ्यूज करने के लिए आपको पूछ सकता है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब ये तो हमने देख लिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी सिविल सर्विस या सिविल पोस्ट पे जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपॉइंटेड है, जैसे आपका पोस्ट है एएसओ, एसओ, यूएसडीएस, या अगर आप पीएपीएस की लाइन से हैं, ये सारे सारे सिविलियन पोस्ट हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के। ठीक है, तो इन सब के ऊपर यही सीसीएस लीव रूल लागू होता है। अब यहीं पे हम देख लेते हैं कि किस पे अप्लाई नहीं होगा, ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि इसी से ज्यादा सवाल पूछता है कि किस पे अप्लाई नहीं होता है। तो ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो रेलवे डिपार्टमेंट में काम करते हैं उनके ऊपर लागू नहीं होता है, क्योंकि रेलवे के सारे रूल ही अलग होते हैं। दूसरा, जो ऑल इंडिया सर्विस के ऑफिसर होते हैं उनके भी सारे के सारे रूल अलग है, मोर और लेस है इसी सीसीएस रूल की तरह ही, लेकिन एकदम पूरा ऑल इंडिया लीव रूल है, ऑल इंडिया सर्विस रूल है, ऑल इंडिया पे रूल है, उनका सब कुछ ऑल इंडिया सर्विस के हिसाब से बना हुआ है। तो रेलवे पे भी सीसीएस लीव रूल लागू नहीं होता, ऑल इंडिया सर्विस के ऑफिसर्स पे भी लीव रूल लागू नहीं होता। ऑल इंडिया सर्विस में आते कौन कौन है? एक होते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर, वो आते हैं, इंडियन पुलिस सर्विस के ऑफिसर वो आते हैं, और तीसरा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर। ध्यान रखिएगा, फॉरेन सर्विस नहीं है बल्कि फॉरेस्ट सर्विस के लोग। ये तीन ही सर्विस के लोग ऑल इंडिया सर्विस में आते हैं, जिनका जिक्र संविधान में भी किया गया है। ठीक है, तो इनके ऊपर भी ये लीव रूल लागू नहीं होता। तीसरा, अपने ऑफिस में आपने कैजुअल एम्प्लॉयज देखा होगा, सफाई कर्मचारी, बहुत सारे जो है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर जो एजेंसीज वगैरह के जरिए हायर होते हैं, तो ये कैजुअल एम्प्लॉय होते हैं, ये रेगुलर एम्प्लॉय नहीं होते, तो इनके ऊपर लीव रूल भी लागू नहीं होता।
इसके साथ-साथ वर्क चार्ज एम्प्लॉयी पे भी लीव रूल लागू नहीं होता है। अब ये वर्क चार्ज एम्प्लॉयी क्या होते हैं? इनके नाम में ही है। सर्टेन वर्क अगर कई बार क्या होता है कि बढ़ जाता है कहीं पे, तो उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक वर्क के लिए गवर्नमेंट क्या करता है, कुछ एम्प्लॉइज को हायर कर लेता है। एक तरीके से ये कैजुअली होते हैं, प्राइवेट होते हैं, ये रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होते। तो ऐसे एम्प्लॉय को वर्क चार्ज एम्प्लॉय बोला जाता है। मतलब जब तक वो काम है तभी तक उनकी सर्विसेज की जरूरत है, काम खत्म होगा उनकी सर्विसेज को खत्म कर दिया जाता है। तो ये भी रेगुलर एम्प्लॉय नहीं होते हैं, इसीलिए इनके ऊपर भी लीव रूल के प्रोविजन लागू नहीं होते। साथ ही साथ भारत सरकार के जो इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट है, इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट का मतलब भारत सरकार के ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो एक तरीके से प्रोडक्शन का काम करते हैं, इंडस्ट्री की तरह पार्ट जो है कि वर्क होता है। जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, जो आपका देखेंगे तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड होता है, वहां बहुत सारे इंप्लॉय होते हैं। ये क्या होते हैं, इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट वगैरह क्या करते हैं, प्रोडक्शन का, भारत सरकार के जो प्रोडक्शन हाउस है एक तरीके से, वो पूरा काम करते हैं। तो इन यहाँ पे क्या होता है, शिफ्ट वाइज ड्यूटी जो वगैरह भी होती है जैसे कि प्राइवेट में होती है। तो इनके लिए फिर क्या होता है, ये पूरा का पूरा फैक्ट्री एक्ट के प्रोविजन से गवर्न होते हैं। फैक्ट्री एक्ट में जो लीव रूल के प्रोविजन दिए होंगे वैसे ही गवर्न होंगे, सीसीएस लीव रूल इनके ऊपर लागू नहीं होता है। ठीक है, ये चीज। अगला है पर्सन पेड फ्रॉम कंटिजेंसीज। ये क्या है, इनको समझना जरूरी है क्योंकि ये पेंशन रूल में भी इनका जिक्र आएगा कि ये है क्या। देखिए होता क्या है, भारत सरकार में जो बहुत ही हायर ऑफिसर होते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेज, ठीक है, सीएजी हो गए, यूपीएससी के मेंबर चेयरमैन हो गए, सीआईसी के मेंबर चेयरमैन, जो बहुत ही सीनियर लेवल के ऑफिसर होते हैं, या सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये लोग हो गए। इनको क्या होता है ना कि कई तरह की हॉस्पिटलिटी की सर्विसेज प्रोवाइड होती है। क्या हो सकता है, इनके घर में कुक हो सकता है, गार्डनर, माली जिसको बोलते हैं, इनके घर में अगर गार्डनर होगा वो, इनका अपना ड्राइवर भी हो सकता है, ठीक है, स्वीपर भी हो सकते हैं। तमाम ऐसे लोग होते हैं जो इनको घर पे ड्यूटी, जो कि इनकी सर्विसेज जो है कि इनको देते रहते हैं। ये जो भी लोग होते हैं ये परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होते हैं, बल्कि एक तरीके से ये कैजुअल टाइप के ही होते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी एम्प्लॉय होते हैं उनके जो हॉस्पिटलिटी वगैरह देने के लिए जो ये लोग होते हैं, इनको पेमेंट जो होता है ऑफिस के द्वारा ही पेमेंट किया जाता है इनको, क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा ही इनको कुक की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, गार्डनर की, ड्राइवर की या स्वीपर वगैरह की। ठीक है, तो अब चूंकि गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है तो इनका पेमेंट भी गवर्नमेंट को ही करना पड़ेगा। तो इनको जो ऑफिस क्या करता है, एक कंटिजेंसी फंड बना करके रखता है, मिसलेनियस टाइप की एक्टिविटीज के लिए एक कंटिजेंसी फंड बना के रखता है, और इसी कंटिजेंसी फंड से ऐसे लोगों को पेमेंट होता है। तो ऐसे जो भी पर्सन है जिनका पेमेंट कंटिजेंसी फंड से होता है, ठीक है, उन सारे के सारे लोगों पे भी लीव रूल लागू नहीं होता क्योंकि ये रेगुलर एम्प्लॉय नहीं होते। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, अक्सर ये पूछ लेता है। अगला कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय। जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय होते हैं, हर ऑफिस में होते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय। इन कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय का क्या होता है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, और उस कॉन्ट्रैक्ट में तमाम टर्म एंड कंडीशंस मेंशन होते हैं। इसी टर्म एंड कंडीशन में उनको लीव देने का जो प्रोविजन होगा उसी के तहत उनको लीव मिलता है। क्योंकि ये रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होते हैं, इसीलिए सीसीएस लीव रूल भी इनके ऊपर लागू नहीं होता है। ठीक है, ये चीज। अगला है लोकल्स रिक्रूटेड एब्रॉड। ये कौन होते हैं? देखिए, जैसे अगर हम दिल्ली की बात करें, तमाम एम्बेसी के ऑफिसेज हैं यहाँ पे, ठीक है। मान लीजिए हम यूएसए एम्बेसी की ही बात करें, अमेरिका का जो हमारे यहाँ एम्बेसी का ऑफिस है जो दिल्ली में, हम उसकी बात करते हैं। तो जब जो भी एम्बेसी में जो क्या होता है ना कि दो तरह के स्टाफ होते हैं। एक क्या होते हैं जो एक तरीके से डिसीजन मेकिंग के लेवल पे जो होते हैं, उसमें यूएसए के ही लोग होते हैं।
लेकिन जो नीचे के स्टाफ की जरूरत है, एमटीएस की जरूरत है, क्लर्क की जरूरत है, जो नॉन डिसीजन मेकिंग में काम करते हैं, तो यूएससी की एम्बेसी क्या करती है, इंडिया से ही लोकल लोगों को रिक्रूट कर लेती है। ठीक है, ऐसे ही सारी एम्बेसी अपना काम करती है, क्योंकि अगर वो सारे के सारे यहीं से लेके जाने लगेगी तो काफी खर्चा होता है। ठीक इसी तरह जो हमारी एम्बेसी है, मान लीजिए यूएसए में इंडियन एम्बेसी है, तो वहां पे भी जो डिसीजन मेकिंग में जो हायर लेवल पे क्या होता है, एमईए के ऑफिसर्स होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के। लेकिन जो लोअर स्टाफ होता है वो वहीं से लोकल लेवल पे रिक्रूट किया जाता है। तो जो ये एमईए के ऑफिसर है, ये तो भारत सरकार के एम्प्लॉय हैं, तो इनके ऊपर तो लीव रूल का प्रोविजन लागू हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये जो लोकल अमेरिकन वहां पे रिक्रूट किए जा रहे हैं, ठीक है, इन लोगों पे सीसीएस लीव रूल लागू नहीं होता है। ठीक है, तो कोई भी जो लोकल्स है, जो अब्रॉड में भारत सरकार का कोई भी ऑफिस है और वहां पे वहां के लोकल लोगों को अगर रिक्रूट किया जा रहा है, तो उनके ऊपर भी लीव रूल का प्रोविजन लागू नहीं होता है। ठीक है, ये आपको कई जगह देखने को मिले। एक चीज और, अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट का गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और वो डेपुटेशन पे आया हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट में, ठीक है, तो ऐसे केस में जितने दिन तक वो सेंट्रल गवर्नमेंट में है, वो अपने ही लीव रूल से गवर्न होगा, मतलब स्टेट गवर्नमेंट का जो लीव रूल का प्रोविजन है वो उसी से गवर्न होगा। इसका वाइस वर्सा भी ऐसे ही होगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी एम्प्लॉय डेपुटेशन पे स्टेट गवर्नमेंट में गया हुआ है, तो वो जितने दिन तक स्टेट गवर्नमेंट में रहेगा, वो क्या करेगा कि अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के सीसीएस लीव रूल से ही गवर्न होगा। कहने का मतलब, जो जिस सर्विस से बिलोंग करता है, भले ही उस सर्विस को टेम्परेली छोड़ के दूसरी सर्विस में जाकर के ड्यूटी कर रहा है, वो अपने ही रूल से गवर्न होगा। ठीक है, डेपुटेशन माने क्या होता है, टेम्परेली अगर गवर्नमेंट किसी को उसकी मेन पेरेंट कैडर की सर्विस से कहीं दूसरी सर्विस में पोस्ट कर देती है पब्लिक इंटरेस्ट में, तो उसको डेपुटेशन बोला जाता है। इसमें सर्टेन टाइम पीरियड के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय उस ऑर्गेनाइजेशन में सर्विस करेगा, उसके बाद उसको वापस आना पड़ता है। ठीक है, तो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय अगर डेपुटेशन पे सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है, ठीक है, तो वो चाहे जितना दिन वो डेपुटेशन पे सेंट्रल गवर्नमेंट में रहे, उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट का ही लीव रूल लागू होगा। ठीक इसी का उल्टा अगर करें, सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय अगर स्टेट गवर्नमेंट में डेपुटेशन पे जा रहा है, तो जितने दिन तक स्टेट गवर्नमेंट में वो डेपुटेशन पे रहेगा, ठीक है, वो क्या करेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल से ही गवर्न होता रहेगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसके किसके पे अप्लाई नहीं होता है, ये लिस्ट आप जरूर समझ लीजिएगा, और यहां से सवाल अक्सर आते हैं। अब अगर हम आगे बढ़े, तो कुछ और लोगों पे बाद में गवर्नमेंट का डिसीजन आया कि क्या और लोगों पे लीव रूल अप्लाई होता है कि नहीं। कौन कौन ऐसे लोग हैं? सबसे पहला है जो डिपार्टमेंटल कैंटीन के एम्प्लॉय होते हैं। आपने देखा होगा हर ऑफिस में क्या है, कैंटीन है। ये जो डिपार्टमेंटल कैंटीन है ना, अब इसमें रेगुलर एम्प्लॉय पोस्ट होने लगे हैं। देखेंगे तो कुक होगा, हलवाई होगा, एमटीएस होंगे। जब शुरू शुरू में जो था ना, जब ये कैंटीन का कॉन्सेप्ट आया था, तो उस समय क्या होता था कि कैंटीन को गवर्नमेंट सब्सिडी तो देती थी, फंड करती थी, लेकिन उनके एम्प्लॉय रेगुलर नहीं होते थे। ठीक है, अब लेकिन ये जो डिपार्टमेंटल कैंटीन वगैरह में जो चीजें जो ये बना रहे हैं, वो ऑफिस के द्वारा यूज की जा रही है। तो अगर इनको भी कुछ सर्विसेज वगैरह दिया जाएगा, तो ये थोड़ा मोटिवेटेड होंगे, तो अच्छा रहेगा। इसीलिए डिपार्टमेंटल कैंटीन के जो भी एम्प्लॉय हैं, ठीक है, उन सब के ऊपर लीव रूल का प्रोविजन लागू कर दिया है। ठीक है, तो वन लाइन में अगर आपसे पूछेगा तो ध्यान रखिएगा, डिपार्टमेंटल कैंटीन के एम्प्लॉय पे लीव रूल लागू होता है। साथ ही साथ जब कंडक्ट रूल आएगा, तो हम वहां पे एक ऑनरेरी वर्कर के बारे में पढ़ेंगे। ऑनरेरी वर्कर वो क्या होते हैं कि ऐसे ये वर्कर होते हैं जो बिना सैलरी लिए काम करना चाहते हैं गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, इसकी डिटेल गाइडलाइन हम कंडक्ट रूल में पढ़ेंगे, तो वहां मैं डिटेल में बताऊंगा। यहां बस इतना समझ लीजिए कि बिना पैसे लिए वो गवर्नमेंट में काम करना चाहते हैं, गवर्नमेंट को सर्विस देना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को जब गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, तो उनको ऑनरेरी वर्कर कहा जाता है। ठीक है, तो इनके ऊपर भी लीव रूल के प्रोविजन लागू होते हैं। ठीक है, ये चीज। अगला एक आता है जो अब तो देखने को नहीं मिलता, कि एडहॉक एम्प्लॉय, इनके ऊपर लीव रूल
के प्रोविजन किस तरीके से लागू होते हैं ये थोड़ा देख लेते हैं। अब तो इस तरह के रिक्रूटमेंट बंद हो गए हैं। अब तो क्या होता है, किसी भी एजेंसी के थ्रू एमटीएस ले लिए जा रहे हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर ले लिए जा रहे हैं, ऑफिस असिस्टेंट ले लिए जा रहे हैं। ये चीज पहले, ये बहुत पहले होता था, लोगों को एमटीएस के लेवल वगैरह पे एडहॉक अपॉइंटमेंट होता था, बाद में धीरे धीरे उनको जो है कि रेगुलराइज किया जाता था। तो ये प्रोविजन भी तभी का है, ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको फिर भी हल्का सा देख लेते हैं। तो जो एडहॉक एम्प्लॉय है, लीव रूल उनको दो कैटेगरी में बांटता है। पहला, ऐसे एडहॉक एम्प्लॉय, एडहॉक फॉर प्योरली टेक्निकल रीजंस। अब ये टेक्निकल रीजन क्या है, ये लीव रूल में कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है। और दूसरा, अदर एडहॉक एम्प्लॉय। दो हिस्सों में बांट करके लीव का प्रोविजन बनाया गया है। अब जो एडहॉक एम्प्लॉय है, जो प्योरली टेक्निकल रीजन के आधार पे वो एडहॉक है, इन पे जो टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट का जो लीव रूल होता है वही इनके ऊपर लागू हो जाता है। मतलब लीव के मामले में इनको टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट के बराबर रख दिया गया कि जैसे जो टेम्परेरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो कि लीव का जो प्रोविजन है वही आप एडहॉक एम्प्लॉय पे भी लागू हो जाए। लेकिन जो अदर एडहॉक एम्प्लॉय है, इसको दो कैटेगरी में बांट दिया गया है। पहला, ऐसे एम्प्लॉय जो लेस देन 3 इयर्स के पीरियड के लिए है, 3 साल से कम का जिनका पूरा पीरियड है उनको, और दूसरा 3 इयर्स एंड मोर वाले, कि कोई भी एम्प्लॉय है, अगर वो उस एडहॉक पीरियड लेस देन 3 इयर्स से है, तो उसको क्या होगा, उनको 2.5 दिन का ईएल पर मंथ, कंप्लीटेड मंथ, 1 महीने का जब वो काम कर लेंगे तो उनको 2.5 दिन का ईएल दे दिया जाता है, ठीक है। तो पर मंथ 2.5 दिन का ईएल उनको दिया जाता है, ठीक। ये ईएल एक्यूमुलेट भी हो सकता है। एक्यूमुलेट का मतलब ये होता है, जैसे आप अपने लीव में क्या है, आपको 15 दिन का ईएल जुलाई में, 15 दिन का ईएल जनवरी में मिलता है, आपने वो लीव लिया नहीं तो वो क्या होता है, आपके अकाउंट में क्रेडिट होता रहता है। तो ऐसे ही इनका भी लीव जो है कि क्रेडिट होता रहेगा, ठीक है। अगर ये अवेल कर लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं अवेल करते हैं तो ये क्रेडिट होता रहेगा। अब ये जब एक्यूमुलेट होता रहेगा और जब इस एडहॉक एम्प्लॉय की सर्विस को टर्मिनेट किया जाएगा, ठीक है, तो ये इस एक्यूमुलेटेड ईएल का लीव इनकैशमेंट इनको अलाउड नहीं। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि एक नॉर्मल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सर्विस जब वो रिटायर होता है तो वो जितना लीव है उसके अकाउंट में उसकी लीव इनकैशमेंट ले सकता है। लेकिन ये एडहॉक एम्प्लॉय है, इनको 2.5 दिन पर मंथ के हिसाब से इनको जो है कि ईएल मिलेगा, ईएल इनके अकाउंट में जमा भी हो सकता है, लेकिन जब इनकी सर्विस टर्मिनेट होगी तो वो उसको इनकैश नहीं करा सकते, ठीक है। ये चीज, अगली बात ये है कि ये जो ईएल है इसको ये फुल डे के तौर पे ले सकते हैं, मतलब हाफ डे ईएल अलाउड नहीं है, हाफ ईएल के तौर पे अलाउ नहीं, हाफ में केवल सीएल ही मिलता है, बाकी कोई भी लीव हाफ के तौर पे अलाउड नहीं, ठीक है। तो ये अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये प्योरली टेक्निकल रीजन वाले का जो टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट का रूल है वो लागू होता है। तो टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट का रूल क्या है ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीसीएस टेम्परेरी सर्विस रूल एसओ या पीएस के एग्जाम के सिलेबस में नहीं है। तो बस इतना जानना है कि टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट का लीव रूल इनके ऊपर अप्लाई होगा। अब अगर कोई एडहॉक एम्प्लॉय है जिसका पीरियड 3 साल या उससे ज्यादा का हो गया, ठीक, तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में क्या होगा कि जो टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट का जो रूल है लीव वाला, वही इनके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, लेकिन फ्रॉम इनिशियल पीरियड, इनिशियल अपॉइंटमेंट से लागू हो जाएगा। मतलब ये जो 3 साल या मोर है वो सबसे पहले इस कैटेगरी में भी तो फॉल किया होगा। जब ये कैटेगरी पूरी हो जाएगी, मतलब 3 साल का टेन्योर जब पूरा हो गया, उससे आगे भी वो एडहॉक है, तभी तो वो इस कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। तो अभी जब लेस देन 3 ईयर थे तो इस रूल के तहत उनको केवल जो है कि वो लीव मिल रहा था, लेकिन जैसे ही उनका जो है कि पीरियड 3 साल या उससे ज्यादा होगा, टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट के हिसाब से जो भी लीव रूल का जो प्रोविजन है उसके हिसाब से उन्हें लीव मिलने लगेगा।
कब से? इनिशियल अपॉइंटमेंट में, मतलब इस पीरियड को भी काउंट करते हुए, इस पीरियड में भी उनको टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट की तरह ट्रीट करते हुए उनके लीव अकाउंट में शुरू से जो है कि टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट का जो लीव है वैसा लीव उनको दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब ये 3 साल या उससे ज्यादा के जो हो जाते हैं, इनको इनका एक और नाम भी कुछ मतलब एक दूसरे तरह के एम्प्लॉय होते हैं, क्वासी परमानेंट एम्प्लॉय। कोई भी एडहॉक एम्प्लॉय 3 साल या उससे ज्यादा पीरियड के लिए जब वो काम कर लेता है तो उनको क्वासी परमानेंट एम्प्लॉय भी कहा जाता है। अब ये देखते हैं कि ये क्वासी परमानेंट एम्प्लॉय कौन होते हैं, क्योंकि ये आपको लीव रूल में देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए ये क्वासी परमानेंट जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं ये क्या होता है, कोई भी मान लीजिए पर्सन है, यूपीएससी का एग्जाम, यूपीएससी ने एग्जाम लिया, एग्जाम लेके इस पर्सन को किसी भी टेम्परेरी वैकेंसी के अगेंस्ट इसको अपॉइंट कर दिया। ठीक है, लेकिन अपॉइंटमेंट करते समय ही इनके अपॉइंटमेंट ऑर्डर में ये बोला गया था कि ये जो टेम्परेरी वैकेंसी है ये जल्द ही परमानेंट वैकेंसी हो जाएगी, मतलब ये परमानेंट अपॉइंटमेंट इनका हो जाएगा। इनिशियली तो इनको टेम्परेरी वैकेंसी के पे अपॉइंट किया गया टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट की तरह, लेकिन इनको अपॉइंटमेंट ऑर्डर में ही ये बात बताई गई है कि आप जल्द ही ये वैकेंसी परमानेंट हो जाएगी और आपको परमानेंट अपॉइंटमेंट दे दिया जाएगा। लेकिन अपॉइंटमेंट के 3 इयर्स हो गए, लेकिन अभी तक जो है कि इनको कंफर्म नहीं किया गया, मतलब इनका जो है कि रेगुलर अपॉइंटमेंट या परमानेंट पोस्ट पे अपॉइंटमेंट नहीं हुआ। ठीक है, तो ऐसे पर्सन को क्वासी परमानेंट एम्प्लॉय बोला जाने लगता है और इनको जो है कि टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट की तरह जो है कि ट्रीट किया जाता है। ठीक है, तो बस इतना आपको ध्यान रखना है कि क्वासी परमानेंट एम्प्लॉय मींस ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो टेम्परेरी वैकेंसी के अगेंस्ट जिनका अपॉइंटमेंट हुआ है, लेकिन विथ प्रॉमिस कि आपका ये जो अपॉइंटमेंट है ये जल्द ही परमानेंट अपॉइंटमेंट कर दिया जाएगा, लेकिन 3 साल बीत गए अभी तक उनको परमानेंट अपॉइंटमेंट नहीं किया गया, मतलब उनका कंफर्मेशन अभी तक नहीं हुआ, तो वो क्वासी परमानेंट एम्प्लॉय कहलाने लगते हैं। ठीक है, तो ये चीज है, बस इनके बारे में यही चीज जानना था। तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा एडहॉक एम्प्लॉय वाला, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन सवाल तो कहीं से भी पूछ ले ये लोग। अब अगली जो चीज हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें कि अगर किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का टेम्परेरी ट्रांसफर होता है तो क्या होता है। देखिए टेम्परेरी ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, जब किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कहीं डेपुटेशन पे भेजा जाता है तो डेपुटेशन को टेम्परेरी ट्रांसफर बोला जाता है। ठीक है, डेपुटेशन माने होता क्या है, मान लीजिए कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो ए ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, कोई भी दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है बी, जहां पे पास्ट मतलब एक्सपीरियंस के आधार पे लोगों को अपॉइंट किया जाता है, मतलब वो ओपन कंपटीशन के आधार पे नहीं बल्कि गवर्नमेंट में सर्विस का एक्सपीरियंस के आधार पे उन्हें अपॉइंट किया जाता है। तो ऐसे में यहाँ पे जो ए ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला जो एम्प्लॉय है उसको एक सर्टेन पीरियड के लिए बी के ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है, तो इसी को डेपुटेशन बोला जाता है। वो यहाँ पे डेपुटेशन के तौर पे जितने डेपुटेशन का जो पीरियड होगा उतने पीरियड तक काम करेगा, फिर उसके बाद वापस चला आएगा अपने जो है कि पेरेंट कैडर। तो डेपुटेशन को टेम्परेरी ट्रांसफर बोला जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखने वाली बात है। अब मान लीजिए कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जिसपे लीव रूल लागू होता है, अप्लाई होता है। मान लीजिए आप ही हो, कोई एएसओ हो या एसओ हो या पीए हो, आप पे लीव रूल लागू होते हैं। आप क्या किए, आपका टेम्परेरी ट्रांसफर हुआ। कहां, अगर आप रेलवे में चले गए, क्योंकि रेलवे में तो लीव रूल लागू होता नहीं, उनका अपना रूल है। स्टेट गवर्नमेंट में चले गए या फॉरेन सर्विस इन इंडिया चले गए। ठीक है, ऐसे केस में क्या होता है
कि आप भले ही रेलवे में चले जाओ, वहां तो लीव रूल लागू होगा नहीं, स्टेट गवर्नमेंट का अपना रूल होता है। और जो फॉरेन सर्विस इन इंडिया, इसको थोड़ा सा समझिए, ये क्या होते हैं। ये क्या होता है कि भारत सरकार के ही ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, लेकिन ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो नॉर्मली अपनी इनकम को अर्न करते हैं, और ये फंडिंग गवर्नमेंट कुछ दिनों तक इनको फंड देती है, उसके बाद धीरे-धीरे ये इनकम अर्न करने लगते हैं, सेल्फ सफिशिएंट हो जाते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनके एम्प्लॉयी का पेमेंट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से नहीं होता है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। जैसे हर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट का आप देखोगे तो कोई कुछ ना कुछ ऑटोनॉमस बॉडीज होती है। ऑटोनॉमस बॉडी को डायरेक्टली कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा नहीं दिया जाता है, बल्कि मिनिस्ट्री उनको ग्रांट इन एड के तौर पे पैसा देती है, और ऑटोनॉमस बॉडी कुछ रेवेन्यू भी जनरेट करते हैं, तो वही चलता है। तो अगर मान लीजिए जैसे एनडीएमसी, ठीक है, उसके एम्स, ये सब ऑटोनॉमस बॉडीज है। एम्स मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का ऑटोनॉमस बॉडी है। एनडीएमसी जो है कि दिल्ली गवर्नमेंट की ऑटोनॉमस बॉडी है। तो कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर यहाँ पे डेपुटेशन चला गया, ठीक है, तो ये फॉरेन सर्विस इन इंडिया कहलाएगा, क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन कहलाए जाते हैं, क्योंकि इनको जो इनके एम्प्लॉइज को जो पेमेंट होता है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से नहीं पेमेंट होता है, बल्कि हेल्थ मिनिस्ट्री इनको क्या करती है कि ग्रांट इन एड देती है, एम्स कुछ अपने रेवेन्यू जनरेट करता है, और उसी से एम्स का अपना जो है कि पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल मैटर चल रहा है। ठीक है, तो इन तीनों सिचुएशन में, मतलब अगर वो रेलवे में टेम्परेरी ट्रांसफर हुआ, या टेम्परेरी ट्रांसफर होकर स्टेट गवर्नमेंट में गया, या फॉरेन सर्विस इन इंडिया गया, ठीक, ऐसे केस में जो लीव रूल है जिससे वो पहले गवर्न हो रहा था, यही लीव रूल उसके ऊपर लागू होता रहेगा। भले ही वो रेलवे में काम कर रहा है, भले ही स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहा है, लेकिन वो अपने ही लीव रूल से गवर्न होता रहेगा। ठीक, ये चीज। लेकिन सपोज करो कि कोई ऐसा गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिसके ऊपर लीव रूल लागू होता, मतलब आप ही हो मान लो, ठीक है, और आपका टेम्परेरी ट्रांसफर फॉरेन सर्विस आउटसाइड इंडिया हो गया, या आर्म्ड फोर्सेज में चले गए आप। आर्म्ड फोर्सेज में भी डेपुटेशन की पोस्ट निकलती रहती है। फॉरेन सर्विस आउटसाइड इंडिया मतलब आपको गवर्नमेंट ने डब्ल्यूएचओ में पोस्ट कर दिया, यूएन के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पोस्ट कर दिया, एशियन डेवलपमेंट बैंक में पोस्ट कर दिया, आईएमएफ में पोस्ट कर दिया। ठीक, ऐसे केस में क्या होगा, क्या जितने दिन तक आप फॉरेन सर्विस आउटसाइड इंडिया या आर्म्ड फोर्सेज में पोस्टिंग होगी, तो क्या अपने ही लीव रूल से गवर्न होंगे जैसे कि यहां हो रहे थे? नहीं। ऐसे केस में जो फॉरेन सर्विस आउटसाइड इंडिया ऑर्गेनाइजेशन का टर्म एंड कंडीशन जो होगा, उस टर्म एंड कंडीशन के तहत ही आपको लीव मिलेगा जितने दिन तक आप वहां रहोगे। ठीक उसी तरह आर्म्ड फोर्सेज में आप जाओगे तो उनका जो अपना लीव का जो प्रोविजन है, उस लीव के प्रोविजन के तहत आपको लीव मिलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, दोनों के बीच का ये फर्क है कि आपका टेम्परेरी ट्रांसफर अगर रेलवे में, स्टेट गवर्नमेंट या फॉरेन सर्विस इन इंडिया हो रहा है, तो आप वहां भले काम कर रहे हो, अपने ही लीव रूल के प्रोविजन से गवर्न हो गया। लेकिन अगर आप फॉरेन सर्विस आउटसाइड इंडिया पोस्ट कर दिए गए या आर्म्ड फोर्सेज में पोस्ट कर दिए गए, तो ऐसे केस में जो उनके, मतलब इनके और इनके लीव रूल के प्रोविजन है, उतने दिनों तक आपके ऊपर वही लागू। ठीक, ये चीज। ठीक इसी तरह अगर कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट था, ठीक है, उसका ट्रांसफर हो गया इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में। अभी हमने ऊपर पढ़ा ना कि इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट के एम्प्लॉय पे लीव रूल के प्रोविजन नहीं लागू होते, वहां फैक्ट्री एक्ट के तहत वो गवर्न होते। तो अगर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय उसका ट्रांसफर इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में हो गया, तो देखिए ये टेम्परेरी ट्रांसफर की बात नहीं कर रहा है, बल्कि ट्रांसफर की बात कर रहा है। मतलब आप परमानेंट वहां आप गए, वहीं के हो गए आप। ठीक है, ऐसे केस में क्या होगा, जब वहां कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का परमानेंट ट्रांसफर हो जाएगा, तो जो फैक्ट्री एक्ट के जो प्रोविजन थे वो उससे गवर्न होने लगेगा। लेकिन जो प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन जहां पे वो काम किया है, वहां से उसको लीव इनकेसमेंट मिलेगा अप टू 300 डेज तक का। मतलब अगर उनके अकाउंट में 300 दिन की लीव है, तो उनको 300 दिन का लीव इनकेसमेंट पुराने ऑर्गेनाइजेशन से अलाउड है।
ठीक है, ये चीज है। अब ये तो हमने देख लिया कि कोई भी है उसके ऊपर लीव रूल लागू हो रहा है और वो ऐसी जगह जा रहा है जहां लीव रूल लागू नहीं होता है, तब क्या होगा। अब इसी का उल्टा देख लेते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है जिसके ऊपर लीव रूल लागू नहीं होता है, मतलब सीसीएस लीव रूल लागू नहीं होता है, ठीक। और इसका क्या हो रहा है, ये ट्रांसफर हो रहा है ठीक है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जहां पे लीव रूल लागू है। ठीक, इसको एग्जाम्पल के तौर पे आप देखो, मान लो रेलवे का कोई एम्प्लॉय है, ठीक। रेलवे के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनके ऊपर सीसीएस लीव रूल तो लागू होता नहीं, उनका अपना जो है कि रूल है। अगर ये टेम्परेरी ट्रांसफर हो गया, इसका मान लीजिए ये सीएसएस में अपॉइंट हो गए, सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस में जो है कि ये अपॉइंट हो गए अगर, सीएसएस में तो लीव रूल लागू होता है। ऐसे केस में जो रेलवे का एम्प्लॉय यहां पे आएगा तो वो किस लीव रूल से गवर्न होगा, रेलवे का एम्प्लॉय अपने ही लीव रूल से गवर्न होता है। ठीक है, ये चीज। अब अगर मान लीजिए टेम्परेरी यहां ट्रांसफर हुआ और आके यहीं पे एब्जॉर्ब हो गया, एब्जॉर्ब माने अब ये यहीं का हो गया, अब वो वापस नहीं जाएगा। ऐसे कई सारे पोस्ट होते हैं जहां पे कोई टेम्परेरी तो ज्वाइन करता है उसको, लेकिन बाद में उसके रिक्रूटमेंट रूल में ये ऑप्शन होता है कि वो वहीं एब्जॉर्ब हो सकता है। ठीक है, अगर वो एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है, तो इनिशियल पीरियड से, मतलब इनिशियली जब वो रेलवे में अपॉइंट हुआ था तब से उसके ऊपर यही सीसीएस लीव रूल के प्रोविजन लागू हो जाएंगे, शुरू से एकदम। ठीक है, और जो रेलवे में काम करते हुए लीव जो उसके पास क्रेडिट में थी वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, लेकिन एक कंडीशन है कि इस लीव को उसे पहले अवेल करना पड़ेगा, पहले इस लीव को एग्जॉस्ट करना पड़ेगा और उसके बाद ही जो नया लीव उसको मिलेगा सीसीएस लीव रूल के तहत वो उसको अवेल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी एक हल्की सी चीज है जो हमें पता होनी चाहिए। अब हम आगे चलते हैं। अभी तक तो हम बस यही पढ़ रहे थे कि लीव रूल किस पे अप्लाई होता है और किस पे नहीं अप्लाई होता। अब हम आते हैं रूल नंबर 7 जो राइट टू लीव के बारे में बात करता है कि क्या लीव गवर्नमेंट एम्प्लॉय का राइट है। बिल्कुल नहीं, कोई भी लीव है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का राइट नहीं है। राइट क्या होता है, राइट वो चीज होती है कि जो मुझे अगर नहीं मिलेगी तो मैं कोर्ट जा सकता हूं और मुझे उसके लिए कोर्ट से रिमेडी मिलेगी। कोई भी लीव, चाहे ईएल हो, एचपीएल हो, मेडिकल हो, कोई भी लीव है वो गवर्नमेंट, मैटरनिटी लीव हो, पैटर्निटी लीव हो, सीसीएल हो, ये सारी चीजें, कोई भी लीव गवर्नमेंट एम्प्लॉय का राइट नहीं है। ये बात एकदम ध्यान रखिएगा, ठीक। कोई भी लीव है वो लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी के डिस्क्रिशन पे है कि लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी अगर आपको सैंक्शन करना चाहेगा तो जो है कि आपको लीव सैंक्शन कर सकता है। और लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी को पावर होता है कि वो पब्लिक सर्विस एक्सीजेंसी में इन एक्सीजेंसी ऑफ सर्विस जो है आपके लीव को रिफ्यूज भी कर सकता है, या लीव सैंक्शन आपको कर दिया है तो उसको रिवोक भी कर सकता है, मतलब उसको कैंसिल भी कर सकता है। ठीक, तो कोई भी लीव हो, चाहे वो लीव मेडिकल सर्टिफिकेट से सपोर्टेड ही क्यों ना हो, वो किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का राइट नहीं है। और लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी की डिस्क्रिशन है, वो आपको लीव देना चाहेगा तो दे सकता है, या इन एक्सीजेंसी ऑफ पब्लिक सर्विस वो आपके लीव को देने से रिफ्यूज भी कर सकता है, या आपको लीव सैंक्शन कर दिया है तो उसको कर्टेल भी कर सकता है या कैंसिल भी कर सकता है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, डिस्क्रिशन वाला जो है, अगर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और वो डिसेबल्ड हो गया मान लीजिए,
ठीक है। डिसेबल्ड हो गया तो डॉक्टर के द्वारा एक सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा इसको, मेडिकल सर्टिफिकेट। ठीक। तो ऐसे केस में इस गवर्नमेंट एम्प्लॉय का अगर वो ये लीव अप्लाई करता है तो ये लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी का अपना डिस्क्रिशन नहीं है। अगर डॉक्टर कह रहा है कि नहीं इनको रेस्ट की जरूरत है तो डॉक्टर की ये जो एडवाइस है ये लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी पे बाइंडिंग है और उनको लीव सैंक्शन करना पड़ेगा। ठीक। तो यही एकमात्र सिचुएशन है जब लीव सैंक्शन करना लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी का डिस्क्रिशन नहीं है बल्कि डॉक्टर की एडवाइस इनके ऊपर बाइंडिंग है। लेकिन आप देखो नॉर्मल कोर्स में लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी की जो है कि मर्जी चल रही है, डिसेबिलिटी के केस में डॉक्टर की मर्जी चल रही है। किसी भी सिचुएशन में गवर्नमेंट एम्प्लॉय की मर्जी नहीं चल रही है। इसीलिए कहा जाता है कि लीव जो है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय का मैटर ऑफ राइट नहीं। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि कम्यूटेड लीव, मेडिकल लीव हमारा राइट है, मैटरनिटी लीव हमारा राइट है। नहीं, कोई भी लीव किसी का राइट नहीं है। हाँ, सर्टेन लीव में लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी को ये एडवाइजरी जारी की गई है कि वो ऐसे लीव को मना ना करे। ठीक है, ये चीज है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब सवाल ये है कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, इसने कोई लीव अप्लाई किया, मान लीजिए ईएल अप्लाई किया। अब इस ईएल को चेंज करने की पावर किसके पास है? तो कोई भी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसने जो लीव अप्लाई किया उसको चेंज करने की पावर केवल गवर्नमेंट सर्वेंट का ही है। गवर्नमेंट सर्वेंट के रिटन रिक्वेस्ट पे ही लीव का नेचर चेंज किया जा सकता है। इस ईएल को अगर वो बाद में कहे कि नहीं मुझे एचपीएल दे दो, सीसीएल दे दो, ईओएल दे दो, अगर किसी लीव का नेचर चेंज करना है तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही चेंज कर सकता है, इसको कोई दूसरा नहीं चेंज कर सकता। लीव गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो लीव है उसको रिफ्यूज करने की पावर लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी के पास है। सैंक्शन कर दिया उसको कैंसिल करने की पावर, रिवोक करने की पावर है, लेकिन उस लीव को आल्टर करने की पावर नहीं है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने ईएल की एप्लीकेशन दी है तो लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी उसे ईएल ही सैंक्शन कर सकता है या मना कर सकता है। अपने मन से ईएल की जगह एचपीएल या सीसीएल या ईओएल नहीं कर सकता। उस लीव को चेंज करने का अधिकार केवल और केवल गवर्नमेंट सर्वेंट के पास है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखने वाली बात है। एक और बात जो एडवाइजरी के तौर पे इसी रूल में बताई गई है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, ठीक है, और उसकी लास्ट 10 इयर्स की सर्विस बची हुई है, ठीक है, तो नॉर्मली ऐसे लोगों के लीव को रिफ्यूज नहीं करना चाहिए। ठीक, ऐसा एक एडवाइजरी है, लेकिन वही है, इस क्लॉज का इस्तेमाल करते हुए एक्सीजेंसी या पब्लिक सर्विस के आधार पर रिफ्यूज किया जा सकता है। लेकिन लीव रूल में लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी को यह बोला गया है कि किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की अगर लास्ट 10 साल की सर्विस बची है, ठीक है, तो कोशिश करिए कि उसके लीव को रिफ्यूज ना करो। क्यों किया गया है ऐसा? इसमें भी गवर्नमेंट का अपना इंटरेस्ट है। जब कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जब रिटायर होता है तो उसे मैक्सिमम 300 डेज तक का इनकैशमेंट मिलता है, लीव इनकैशमेंट। ठीक है, और 300 को अगर हम मान ले कि 300 दिन का ईएल ही है उसको, तो ये 30 इंटू 10 हो जाएगा। ठीक है, आगे हम जब अर्न लीव के बारे में पढ़ेंगे तो हम ये पढ़ेंगे कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एक साल में 30 ईएल मिलती है, 15 उसके 1 जुलाई को मिलती है और 15 1 जनवरी को। तो अगर लास्ट 10 ईयर में मान लो उसको ईएल मिलती गई और उसने नहीं लिया तो ये पूरा का पूरा 300 हो जाएगा। ठीक, गवर्नमेंट रिटायरमेंट के समय अपने फाइनेंशियल बर्डन को कम करने के लिए ये एडवाइजरी लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी को दी है कि अगर लास्ट 10 ईयर में आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय को लीव डिनाई नहीं करोगे और वो फ्रीक्वेंटली अपनी लीव को लेता रहेगा तो रिटायरमेंट के समय उसके अकाउंट में 300 दिन की ईएल पड़े बचेगी ही नहीं। और जब बचेगी नहीं तो गवर्नमेंट को थोड़ा फाइनेंशियल बेनिफिट हो जाएगा इसका। ठीक, इसीलिए इस तरीके की एडवाइजरी जारी की गई। ठीक है, तो ये चीज है, तो ये ध्यान रखिएगा, राइट टू लीव में ये सारी बातें ध्यान रखना है, ये चीज। अब अगर अगले जो है कि रूल की बात करें तो रूल नंबर 8,
जो है रेगुलेशन ऑफ क्लेम ऑफ लीव। कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसने लीव के लिए अप्लाई किया, ठीक, और अप्लाई किया और जिस डेट में उसको वो लीव ग्रांट की गई, तो जिस डेट में उसको वो लीव ग्रांट की गई उस समय जो लीव रूल का जो भी प्रोविजन इन फोर्स में है, उसका जो लीव है वो उसी से गवर्न होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, सीसीएल चाइल्ड केयर लीव जब हम पढ़ेंगे तो हम ये पढ़ेंगे कि मिनिमम 5 डेज, 5 दिन से कम का सीसीएल नहीं मिलता है, ठीक। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने लीव अप्लाई किया, उसको सैंक्शन हो गया लीव, ठीक, और इसी मान लीजिए उसने 5 दिन का अप्लाई किया था, जरूरत थी 2 दिन की, फिर भी 5 दिन का अप्लाई करना पड़ा क्योंकि 5 दिन से कम सीसीएल मिल ही नहीं सकता। उसको उसने लीव अप्लाई किया, उसको लीव सैंक्शन हो गया, तो उसे मिनिमम 5 दिन का सीसीएल लेना पड़ेगा। लीव जब उसको ग्रांट हो गया, नेक्स्ट डे ही गवर्नमेंट ने लीव रूल के प्रोविजन को चेंज कर दिया सीसीएल का और बोल दिया कि 5 से कम भी आप ले सकते, ठीक है। तो जब लीव अप्लाई किया और लीव ग्रांट कर दिया, उस समय रूल क्या था? उस समय रूल ये था कि मिनिमम आपको 5 दिन से कम का सीसीएल नहीं मिल सकता। तो उस समय जो रूल लागू था, इस गवर्नमेंट एम्प्लॉय का लीव उसी रूल से गवर्न होगा। बाद में जो गवर्नमेंट ने रूल चेंज कर दिया, तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय अब ये नहीं क्लेम कर सकता कि नहीं मुझे इस रूल से नहीं बल्कि इस रूल से गवर्न होना है ना। लीव रूल ये कहता है कि जब कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने मतलब कोई लीव अप्लाई किया और वो लीव जिस डेट में ग्रांट की गई, तो उस डेट में जो लीव रूल के प्रोविजन अप्लीकेबल है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय उसी रूल से गवर्न होगा। बाद में जाके रूल चेंज हो जाते हैं, तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय ये नहीं कह सकता कि नहीं मैं इस रूल से नहीं बल्कि उस रूल से गवर्न होगा, ठीक है। ये चीज अगला है रूल नंबर 9, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इफेक्ट ऑफ डिसमिसल, रिमूवल एंड रिजिग्नेशन ऑन लीव। अगर किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को डिसमिस कर दिया गया सर्विस से, रिमूव कर दिया सर्विस से या रिजाइन कर दिया उसने सर्विस से, तो उसके लीव पे क्या फर्क पड़ेगा, यही चीज हमें इसमें पढ़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 बाय 1 करके हम देखते हैं कि अगर किसी को डिसमिस या रिमूव कर दिया गया, मान लीजिए, ये डिसमिसल रिमूवल क्या है, जब हम सीसीए रूल पढ़ेंगे तो वहां हम बहुत डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। डिसमिसल रिमूवल दोनों सर्विस से निकालने का ही प्रोविजन है। डिसमिसल का मतलब यह होता है कि अब वो दोबारा भारत सरकार के किसी भी पोस्ट के लिए वो एलिजिबल ही नहीं रह गया, वो सारे पोस्ट के लिए डिस्क्वालीफाई हो गया। लेकिन अगर किसी को रिमूव किया गया, तो वो जिस सर्विस से रिमूव किया गया अब उस सर्विस में नहीं आ सकता, दूसरे किसी भारत सरकार के दूसरी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकता है। दोनों में यही फर्क है। हम सीसीए रूल में इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अब अगर मान लीजिए किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को डिसमिस कर दिया गया या रिमूव कर दिया गया, ठीक, और उसके अकाउंट में लीव पड़ा है, लीव एट क्रेडिट, उसके अकाउंट में लीव है, तो क्या वो इस लीव को क्लेम कर सकता है? नहीं, उसका जो क्लेम है इस लीव पे वो खत्म हो गया, सीज हो गया, वो उस लीव पे कोई क्लेम नहीं कर सकता, ठीक। और डिसमिसल और रिमूवल पे उस लीव का गवर्नमेंट एम्प्लॉय को लीव इनकैशमेंट भी नहीं मिलता है, ठीक है। मतलब जो उसके अकाउंट में लीव बचा हुआ है, वो उसको उसका लीव इनकैशमेंट भी नहीं मिलेगा। मतलब एक तरीके से वो पूरा का पूरा लीव लैप्स ही मान लो आप, ठीक। लेकिन मान लीजिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिसको डिसमिस या रिमूव किया गया था, उसने अपील कर दिया था हायर अथॉरिटी को कि मुझे गलत तरीके से डिसमिस या रिमूव किया गया है, मेरी कोई गलती नहीं। अपील किया,
हायर अथॉरिटी ने को लगा कि नहीं बिल्कुल ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय सही बोल रहा है और इसको दोबारा सर्विस में उसने रीइंस्टेट कर दिया, अगर मतलब दोबारा सर्विस में उसको ले लिया अगर हायर अथॉरिटी ने, तो ऐसे केस में जो उसका जो लीव एट क्रेडिट था ना, ये पूरा का पूरा उसको अलाउ हो जाएगा। मतलब उस पे उसका जो है कि अधिकार एक तरीके से आ जाएगा, वो उस लीव को अवेल भी कर सकता है और बाद में अगर रिटायरमेंट होगा उसका तो वो उसका लीव इनकैशमेंट भी ले सकता है। ठीक है, ये चीज। अब अगला है रिजिग्नेशन, इसको समझना जरूरी है। रिजिग्नेशन, देखिए रिजिग्नेशन एक तरीके से 3 तरीके के होते हैं और हर तरीके में अलग अलग रूल है। एक है टेक्निकल रिजिग्नेशन, दूसरा रिजिग्नेशन ऑन एब्जॉर्प्शन इन पीएसयू या ऑटोनॉमस बॉडी, तीसरा है रिजिग्नेशन ऑन पर्सनल ग्राउंड। तीनों में देखते हैं कि क्या फर्क है। टेक्निकल रिजिग्नेशन, इसके बारे में अक्सर आपने जो है कि सुना होगा। कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अगर वो मान लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट में ड्यूटी कर रहा है, ठीक, और वो थ्रू प्रॉपर चैनल सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है उसने, इस गवर्नमेंट एम्प्लॉय का यहाँ पे सिलेक्शन होगा। थ्रू प्रॉपर चैनल का मतलब क्या होता है, जिस डिपार्टमेंट में वो काम कर रहा है उनसे प्रायर परमिशन लेकर के अप्लाई किया है, ठीक है, यहाँ पे उसका हो जाता है सिलेक्शन। तो जब वो सिलेक्शन लेगा तो यहाँ से क्या होगा, उसको रिजाइन करना पड़ेगा। तो ये जो रिजाइन करेगा, इस रिजिग्नेशन को टेक्निकल रिजिग्नेशन बोला जाता है। भले ही उसके रिजिग्नेशन ऑर्डर में टेक्निकल शब्द यूज है चाहे नहीं है, लेकिन अगर उसने थ्रू प्रॉपर चैनल सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, डिपार्टमेंट की प्रायर परमिशन से अप्लाई किया था, तो उसका जो रिजिग्नेशन है वो टेक्निकल रिजिग्नेशन माना जाएगा। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय यहाँ पे अभी प्रोबेशन में है, चाहे प्रोबेशन कंफर्म हो गया है, कोई मैटर नहीं करता है। इस गवर्नमेंट एम्प्लॉय का यहाँ पे जो भी लीव होगा एट क्रेडिट, ठीक है, ये पूरा का पूरा यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। मतलब पुराने डिपार्टमेंट का जो लीव है वो लैप्स नहीं होगा और ना ही वो पुराने डिपार्टमेंट से इसकी इनकैशमेंट क्लेम कर सकता है, बल्कि ये पूरा का पूरा जो लीव है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और यहाँ पे क्या है कि इस जो भी बैलेंस है उसके आगे का बैलेंस उसमें क्रेडिट होगा। ठीक है, तो टेक्निकल रिजिग्नेशन में गवर्नमेंट एम्प्लॉय चाहे प्रोबेशन उसका कंफर्म हुआ है चाहे नहीं हुआ है, अगर उसने थ्रू प्रॉपर चैनल सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है और उसको जो है कि सिलेक्शन हो गया है और वो पुराने डिपार्टमेंट को छोड़ करके रिजाइन करके जा रहा है, तो ऐसे रिजिग्नेशन को टेक्निकल रिजिग्नेशन बोला जाता है। ठीक, ये चीज। एक होता है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय किसी पीएसयू ऑटोनॉमस बॉडी में उसका टेम्परेरी ट्रांसफर हुआ, मतलब वो डेपुटेशन पे गया, वहां पे कुछ समय के लिए गया, साल 2 साल के लिए। मैंने आपको बताया ना कि कुछ पोस्ट ऐसे होते हैं जिनके रिक्रूटमेंट रूल में ये लिखा होता है कि इतने साल के डेपुटेशन के बाद आप यहीं पे एब्जॉर्ब हो सकते हैं। अगर रिक्रूटमेंट रूल में वो चीज लिखा हुआ है तो ऐसा हो सकता है। मान लीजिए वो किसी पीएसयू ऑटोनॉमस बॉडी में गया, मान लो एम्स में गया, और वहां जाने के बाद वहां उनके रिक्रूटमेंट रूल में लिखा था कि 2 साल का डेपुटेशन होने के बाद वो जो है कि एब्जॉर्ब हो सकते हैं। वो गए, उनको बड़ा अच्छा लगा, यार एम्स में काम करना अच्छा लग रहा है, वो एप्लीकेशन दे देंगे कि मैं यहीं एब्जॉर्ब होना चाहता हूँ। जब वो एब्जॉर्ब, उनकी एप्लीकेशन अगर मंजूर हो गई, उनका एब्जॉर्प्शन अप्रूव हो गया, तो उनको जो जहां पे वो जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे वहां से उनको रिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, रिजाइन करके ही वो पीएसयू ऑटोनॉमस बॉडी में एब्जॉर्ब हो सकते हैं। तो ये जब ये रिजाइन करेंगे, ठीक है, तो ऐसे केस में ये जो जो जिस डिपार्टमेंट में उन्होंने रिजाइन किया,
इस डिपार्टमेंट में उनके पास जो लीव है, लीव एट क्रेडिट, सेंट्रल गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में गया तो जो उनके पास लीव का बैलेंस था वो कैरी फॉरवर्ड हो गया। लेकिन यहां सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से वो किसी पीएसयू ऑटोनॉमस बॉडी में जाके एब्जॉर्ब अगर हो रहे हैं और रिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे केस में जो लीव एट क्रेडिट है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, बल्कि इसका उनको पुराना डिपार्टमेंट क्या करेगा, लीव इनकेसमेंट दे देगा। ठीक है, कितना, अप टू 300 तक, क्योंकि 300 दिन तक ही मैक्सिमम लीव इनकेसमेंट मिलती है। दोनों के बीच का फर्क समझिएगा। इस केस में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जा रहे थे तो वो लीव इनकेसमेंट नहीं मिलेगा, बल्कि वो लीव कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। लेकिन गवर्नमेंट टू पीएसयू ऑटोनॉमस बॉडी में जा रहे हो तो जो लीव एट क्रेडिट है वो गवर्नमेंट क्या करेगी कि आपको वहीं पे उठा करके आपको उसका लीव इनकेसमेंट दे देगी, ये लीव कैरी फॉरवर्ड नहीं हो। अब आते हैं रिजिग्नेशन ऑन पर्सनल ग्राउंड, जो नॉर्मल ग्राउंड पे जो है कि रिजाइन कर देते हैं लोग सर्विस से। तब ऐसे केस में जो उनके अकाउंट में लीव है उस पे उनका कोई क्लेम नहीं होगा, बल्कि क्लेम उनका सीज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक, इस लीव का लीव इनकेसमेंट हो सकता है, लेकिन कितना, हाफ ऑफ ईएल सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 150 डेज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल अक्सर आता है कि जब कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय पर्सनल ग्राउंड पे अगर रिजाइन करता है तो उसके लीव अकाउंट में जितना भी ईएल का बैलेंस है उसका आधा ही उसको केवल लीव इनकेसमेंट के तौर पे मिल सकता है। तो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अकाउंट में ईएल का मैक्सिमम बैलेंस कितना हो सकता है, 300। ये हम अभी आगे पढ़ेंगे, तो इसका आधा करेंगे तो 150 डेज हो जाएगा। इनके लीव अकाउंट में तो और भी लीव हो सकती है, ईएल भी हो सकती है, एचपीएल भी हो सकती है। एचपीएल का इनको लीव इनकेसमेंट नहीं मिलेगा। इस केस में जब उनका एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो ये 300 दिन है, ये ईएल है तो ईएल मिल जाएगा, ईएल नहीं है तो ईएल प्लस जो बच गया वो एचपीएल का मिल जाएगा इनकेसमेंट। लेकिन कोई अगर रिजाइन करता है तो उसको केवल उसके पास जो ईएल का बैलेंस है, ठीक है, उसी का उसको लीव इनकेसमेंट मिलेगा, ये वो भी उसके बैलेंस का आधा। ठीक है, और मैक्सिमम 150 डेज तक का ही मिल सकता है। एचपीएल का उनको कोई भी लीव इनकेसमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर यहां से सवाल पूछता है, ध्यान रखिएगा। यहीं पे एक चीज और देख लेते हैं कि अगर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय री एम्प्लॉयड होता है, री एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है, इसके नाम में ही है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय पहले कहीं एम्प्लॉयमेंट उनकी हुई थी, वो सर्विस छोड़ दिए, और छोड़ने के बाद क्या हुआ, अब दोबारा गवर्नमेंट में एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट उनको दोबारा मिली। ऐसा अक्सर आपने देखा होगा आर्म्ड फोर्सेज में होता है। लेकिन कई पोस्ट ऐसे होते हैं जहां सिविल टू सिविल भी रीएम्प्लॉयमेंट होता है। इसके बारे में डिटेल में हम पेंशन रूल में पढ़ेंगे। बस आपको यहाँ पे जो पढ़ना है वो इतना कि अगर कोई सिविल से रिटायर होकर सिविल में ही रीएम्प्लॉय होता है, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि यहाँ का जो लीव होता है वो यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। लेकिन कोई अगर मिलिट्री से रिटायर होकर के आर्मी वाला है और वो सिविल में रीएम्प्लॉय हो रहा है, ऐसे केस में लीव कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, बल्कि ऐसे केस में क्या होता है, उनको फ्रेश लीव अकाउंट ओपन किया जाता है और लीव ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। ठीक है, दोनों के बीच का फर्क समझिएगा। सिविलियन डिपार्टमेंट से रिटायर हुआ था और सिविलियन डिपार्टमेंट में ही एक तरीके से वो रीएम्प्लॉयड हो गया है तो लीव कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी पुराने वाली, अगर लीव इनकेसमेंट नहीं लिया है तो। मिलिट्री से रिटायर हुआ और बाद में सिविलियन डिपार्टमेंट में रीएम्प्लॉयड हुआ तो ऐसे केस में ये लीव कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी, ये इसका लीव इनकेसमेंट उनको वहीं से मिल जाएगा। यहां जब आएंगे तो एक फ्रेश लीव अकाउंट खोल करके उनको नया बैलेंस दे दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज है। एक आखिरी बात आज की क्लास की भी और इसमें की, कई बार क्या होता है कैरी फॉरवर्ड ऑफ लीव in cases where break due to
रिट्रेंचमेंट इज कंडोन्ड। पहले इसका मतलब ही समझ लीजिए। रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है छटनी कर देना। भारत सरकार का मान लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी इस्टेब्लिशमेंट है, इस्टेब्लिशमेंट माने ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ने मन बनाया कि इसको हम रिड्यूस कर देंगे, रिड्यूस माने इसको बंद करेंगे अब हम, ठीक है। जब ऐसा गवर्नमेंट कभी मन बनाती है तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे दो तरीके के होंगे, एक परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं और कुछ टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट भी होते हैं। परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट को तो वो वीआरएस स्कीम ले आकर के उनको रिटायर करा देती है और उनको सारा बेनिफिट दे देती है। अब ये जो टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्विस है इनको क्या कर देगी, वो टर्मिनेट कर देगी, क्योंकि टेम्परेरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 1 महीने की नोटिस या 1 महीने का एडवांस सैलरी देके उनको टर्मिनेट किया जा सकता है। इनकी तो बात छोड़ दो, इनको वीआरएस स्कीम दे करके गवर्नमेंट ने रिटायर कर दिया। ये जो टेम्परेरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ठीक है, ये बहुत ही एक्सपीरियंस्ड होते हैं। एक्सपीरियंस तो परमानेंट वाले भी हैं, लेकिन वो ओल्ड एज काफी हो गया होता है और उनको वीआरएस वगैरह दे दिया है, तो क्या है कि गौर हो सकता है उनका मन न करे, वो उनको दोबारा जो है कि वो परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय दोबारा री एम्प्लॉयड हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ एम्प्लॉयड नहीं है, ये टेम्परेरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है जिनकी सर्विस को टर्मिनेट किया गया, तो दो ऑप्शन है, या तो ये कहीं और चले जाए, कहीं और जो है कि इनको जॉब मिले तो वो उस जॉब को कर ले, या गवर्नमेंट सोचती है चूंकि ये एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, अगर गवर्नमेंट का अदर कोई इस्टेब्लिशमेंट है, दूसरा कोई ऑर्गेनाइजेशन है जहां इनकी सर्विसेज को यूटिलाइज किया जा सकता है, ठीक है, तो ऐसे टेम्परेरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को इस गवर्नमेंट के दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट किया जा सकता है, ठीक। अब अगर कोई टेम्परेरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसकी सर्विस को टर्मिनेट कर दिया गया, वो छोड़ के चला गया, तो जो भी लीव वगैरह होगा उसका बेनिफिट उसको मिल जाएगा। लेकिन ऐसे टेम्परेरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिनको दूसरे गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन में ही गवर्नमेंट ने उनको अपॉइंट कर दिया, तो यहां पे जो उनके पास लीव था इसका क्या होगा, ठीक है, इसी के बारे में हमें यहां पढ़ना है। इसकी दो सिचुएशन बनाई गई कि अगर यहां से इनकी सर्विस को टर्मिनेट करना और नए ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट करने के बीच अगर कोई ब्रेक नहीं है, मतलब कोई नो ब्रेक, या जो ब्रेक है उसको ज्वाइनिंग टाइम में अगर कन्वर्ट कर दिया गया है, कन्वर्टेड इनटू ज्वाइनिंग टाइम। अब ये ज्वाइनिंग टाइम क्या होता है, हम ज्वाइनिंग टाइम का अलग चैप्टर है एफआरएसआर में, हम वहां डिटेल में पढ़ेंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन से रिलीव होकर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करने के लिए डिस्टेंस के आधार पे एक टाइम दिया जाता है और उसी को ज्वाइनिंग टाइम बोला जाता है। तो यहां से जब इनकी सर्विस को टर्मिनेट किया गया और नए ऑर्गेनाइजेशन में जब उनको अपॉइंट किया गया, मतलब आज यहां से टर्मिनेट किए कल ज्वाइन कर लिए, तो कोई ब्रेक नहीं हुआ, या जो ब्रेक हुआ उसको ज्वाइनिंग टाइम मान लिया गया, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि इनकी जो पास्ट सर्विस है और जो लीव अकाउंट है वो सब के सब क्या होगा, वहां पे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, मतलब इनका जो लीव बैलेंस था वो पूरा का पूरा वहां ट्रांसफर हो जाएगा और आगे उसी में लीव को मिलता जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि इनके टर्मिनेशन और अपॉइंटमेंट के बीच ब्रेक है, वो भी ब्रेक कितना, फॉर मोर देन 30 डेज, 30 दिन से ज्यादा का गैप अगर हो गया इनके टर्मिनेशन और अपॉइंटमेंट के बीच, तो ऐसे में इनका लीव कैरी फॉरवर्ड होगा या नहीं होगा, इसका पूरा का पूरा फैसला डिपार्टमेंट को लेना पड़ेगा इन कंसल्टेशन विथ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। दोनों के बीच का जो फर्क देखिए, अगर उनके टर्मिनेशन और नई जगह अपॉइंटमेंट के बीच कोई गैप नहीं है, या गैप है लेकिन उसको ज्वाइनिंग टाइम में कन्वर्ट कर दिया गया, जो ज्वाइनिंग टाइम होता है, जो नॉर्मल ज्वाइनिंग टाइम है वो 10 दिन, 12 दिन या 15 दिन तक मिलता है एज पर डिस्टेंस, लेकिन सर्टेन केसेज में, सर्टेन सिचुएशन में ये मैक्सिमम 30 डेज तक एक्सटेंडेबल है।
तो जो ब्रेक है अगर उसको कन्वर्ट करके ज्वाइनिंग टाइम का नाम दे दिया गया तो जो पास्ट सर्विस है वो ऑटोमेटिकली कैरी फॉरवर्ड कर जाएगी, उसमें किसी का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं। लेकिन अगर उनका जो गैप है वो 30 दिन से ज्यादा का हो गया तो ये डिपार्टमेंट की अपनी मर्जी है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की कंसल्टेशन से जो पास्ट लीव अकाउंट है उसको कैरी फॉरवर्ड भी कर सकता है या कैरी फॉरवर्ड करने से मना भी कर सकता है। ठीक है, यही चीज है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिट्रेंचमेंट वाला अक्सर इसके बारे में पूछा था, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। अगली क्लास उम्मीद करते हैं कि जल्द ही लाइव हो जाएगी। अगर नहीं लाइव होगा तो हम 2-3 दिन तक ऐसे ही रिकॉर्डेड वीडियो से काम चलाएंगे। आप वीडियो को देखिए, पसंद आए तो लाइक करिएगा। जो भी क्वेरी हो तुरंत जो है नीचे कमेंट करिए, आपको तुरंत रिप्लाई दी जाएगी। और अगर एक्सप्लेन करने वाला होगा तो मैं कल के वीडियो में उसको इनकॉर्पोरेट कर लूंगा। ओके, बाय।